गुड इवनिंग सर। इवनिंग गाइस। एग्जाम लास्ट क्लास में नहीं थे? सर वो हेडेक था मेरे को। अच्छा, बता दिया था। वीडियो देख लिया? यस सर। सर वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। यस सर, वो क्लास क्या पूरा तुम लोगों ने फ्लो खराब कर दिया था। किस चैप्टर से शुरू करना है? सर करंट। करंट मतलब चैप्टर 3? यस सर। अच्छा, मैंने तो पढ़ाई भी छोड़ दी उसके बाद। एनीवे कर लेंगे। तो करंट इज चैप्टर 3। चैप्टर 4 क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। यस सर। ठीक है, तो कल कर लें या अब तो कर लिया मतलब लोगों ने एनसीईआरटी। सर कल रख लेंगे क्लास। ठीक है सर। यस बता दो सर। अगर ट्राई करना हो तो किसी और दिन रख लें। मतलब वही पर्पस है कि तुम लोग ट्राई करके आओ ताकि हम फिर आगे डिस्कस कर सकें प्रॉपरली उसको। बताओ। सर ये वाला संडे हमारा टेस्ट है यस तो आप मंडे ट्यूसडे ले लेना। मंडे ट्यूसडे रेगुलर टाइम में तो होता है, सुबह खाली तो होते नहीं हो तुम लोग। चलो मैं निकालता हूँ कोई स्लॉट। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आ गए सारे? आते तो एब्सेंट रहता है। सिर्फ उत्तरा ने बताया मुझे, पर ये नहीं। आज गौरव है तो बाकी नहीं है। अक्षर, प्रियांशु, चलो कोई बात नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी जो आउट ऑफ सिलेबस थी। बाद में मुझे लगा मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो प्रॉब्लम तो नहीं आई या छोड़ ही दिया है? अगर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी सिलेबस में नहीं है। और अगर प्रॉब्लम आई हो तो मैं एक बार और कर दूं। सर एक और बार कर दीजिए। मैं छोटा एग्जांपल कर देता हूँ सो दैट टाइम भी कम लगे और सीख लो एक बार। पहली बात तो भी हम नए चैप्टर के नए सेक्शन में आ रहे हैं, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्क क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में? डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो तुम्हें दो लिमिट्स बताएगा कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेट हो रहा होगा। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एक नंबर होता है। इट टेल्स यू एरिया अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस। कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया बताता है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हमारा रेगुलर जो इंटीग्रेशन हमने सीखा है वो तरीका, और एक जो भी सिलेबस से हट गया दैट इज इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो मैंने स्ट्रिप काट के दिखाई थी। फॉर्मूला तक अगर याद हो तो उसके बाद कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही कर लेते हैं बेसिकली। फॉर्मूला अगर याद हो सबको कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी, तो हमने इनफाइनाइट स्ट्रिप्स काट ली थी और हमने कहा था कि दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h। ऐसे ही हर स्ट्रिप की एरिया का स्ट्रिप ही तो है h इंटू एफ। एक छोटी स्ट्रिप का एरिया, अगली स्ट्रिप का एरिया, अगली स्ट्रिप का एरिया, सारे एरिया हम ऐड करते जा रहे हैं। और ऐसे ही आखिरी स्ट्रिप होती है हमारी f ऑफ n-1। a प्लस n माइनस 1h। क्वेश्चन जब आते थे तो सिर्फ तीन तरीके के आते थे, लीनियर टर्म आएगा या फिर क्वाड्रेटिक या e की पावर में। क्वाड्रेटिक वाला लंबा हो जाता था क्योंकि उसके एक्सपेंशन में खुद तीन टर्म आते थे, फिर वो पैटर्न बनता था। तो अभी हम क्वाड्रेटिक नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीग्रेट करना है 1 to 3 x प्लस 1। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा h को डिफाइन कर लेना और nh की वैल्यू निकाल लेना। अभी सबको याद होगा कि nh एक फिक्स वैल्यू देता है। अगर कभी h ज्यादा होगा n से तो वो 0 चला जाता है, कभी n ज्यादा होगा h से तो इनफाइनाइट जाएगा, वो कभी होगा नहीं। तो सिर्फ दो ही केस देखने हैं, h ज्यादा होगा तो 0 और अगर इक्वल है तो फिर वो फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 1। तो h कैसे डिफाइन हो गया, 3 minus 1 upon n, that gives us 2 upon n। और यहाँ से nh की वैल्यू 2 आ गई, जहाँ जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लगा रहा हूँ। सो दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स
एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस 2h, और ऐसे ही चलते चलते एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ 1 क्या आ गया, 1 प्लस 1, मैं 2 जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ ताकि एक पैटर्न हमें दिख जाए। एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या आ गया, तो x की जगह पे 1 प्लस एच डालेंगे तो 1 प्लस एच प्लस 1। एफ ऑफ 1 प्लस 2h क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2h प्लस 1। मैं थोड़ा सा कलर कोड भी कर देता हूँ, ये प्लस 1 वाला, ये प्लस 1 है बाद वाला, ये प्लस 1 है बाद वाला, ये प्लस 1 है बाद वाला, और ऐसे ही लास्ट में ये आ जाएगा x है तो 1 प्लस एन एच और प्लस 1। यहाँ पे हमें पैटर्न पकड़ने होते हैं और सिग्मा वाले फॉर्मूले भी यूज होते हैं जो हमने 11th में सीखे हैं। तो h तो बाहर है। अभी देखो कि हर एक टर्म में ये रेड वाला 1 1 1 1 तो आना ही आना है, और n टर्म्स हैं तो ये सारे 1 ऐड होके क्या बन जाएंगे, n बन जाएंगे, n टाइम्स 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ रेड वाले हैंडल किए हैं। उसके अलावा हर एक टर्म में ये भी है, ये वाला 1 1 1, क्या ये सारे 1 मिलके क्या हो जाएंगे, n। ये भी n हो जाएंगे, n और n 2n हो गए दोनों मिलके। yes sir। और एक पैटर्न है, अगला पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, h 2h, आगे फिर 3h होगा, 4h, ऐसे ही यहाँ n-1 होना चाहिए, -1h। n-1h तक जाएगा। इन सारे टर्म्स में h कॉमन है, yes sir। तो मैं h कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा ब्रैकेट में, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1। और देखो ये पता है, ये हर क्वेश्चन में होगा जब भी लीनियर टर्म कभी भी है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगता, जिसमें से 2ab वाला टर्म लीनियर आता, उसमें ये पैटर्न बनता। तो अगर लीनियर टर्म है हमेशा ये पैटर्न बनेगा, कांस्टेंट टर्म है तो वो ऐड होके n आ जाएगा, कांस्टेंट विल बिकम n, लीनियर टर्म में सिग्मा n आएगा, क्वाड्रेटिक टर्म में सिग्मा n स्क्वायर आएगा, ये हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। अभी सिग्मा n-1 का फॉर्मूला लगा देते हैं, so that would be n-1 इंटू n अपॉन 2। ठीक है, h को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2nh प्लस यहाँ पर है h स्क्वायर, और अंदर के n भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। अब nh की वैल्यू डाल देंगे, nh की वैल्यू 2 थी तो यहाँ 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 अपॉन 2 मैं बाहर लिख रहा हूँ। यहाँ दो टर्म बन रहे हैं, एक n स्क्वायर h स्क्वायर और एक nh स्क्वायर। nh स्क्वायर में देखो h ज्यादा होगा n से, तो ये पूरे टर्म को 0 की तरफ ले जाएंगे, तो हो गया 0। nh की वैल्यू 2 है तो n स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 प्लस हाफ इंटू 4 तो हो जाएगा, और आंसर 6 आ गया। ठीक है, यही चीज जब बड़े जैसे n स्क्वायर वाला होता तो लास्ट में क्यूबिक बनता। तो जस्ट कीप इन माइंड कि यार जैसे बाहर h स्क्वायर है, कभी n की पावर ज्यादा होगी नहीं, h से ही ध्यान रखो, तो अंदर क्या होगा कि n स्क्वायर होगा या उससे कम होगा, n स्क्वायर वाला हमारे काम का है, उससे कम वाला कोई काम का नहीं, सारे 0 हो जाएंगे। बाहर अगर h क्यूब है तो अंदर सिर्फ n क्यूब वाला टर्म काम का है, बाकी सारे तो h से कम ही हो जाएंगे, तो लिखो नहीं लिखो उनको सीधे 0 कर दिया करो। ठीक है, yes sir। हो सकता है मेंस में स्टेप पूछ ले कोई कि दिस इज रिटन एज h टाइम्स f ऑफ दिस समथिंग, एक मिडिल स्टेप में कोई अननोन लिख दे और ऑप्शन दे दे। क्वेश्चन बनने को तो कहीं से ही बन सकता है, इसलिए मैंने बता दिया है। कितना लेट आते हो तुम लोग आदित्य, और लड़के तो जैसे क्लास में है नहीं, लड़कियां थोड़ा सुन लेती हैं बात, कैमरे आमने वाले लड़कों को तो क्या है कि करवा के दिखा दो हमसे।
कर लिया नोट? Yes, sir. अब नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करना इट्स वेरी इजी। पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझ लो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b fx dx कैसे करते हैं। तो fx को इंटीग्रेट किया जैसे हमने सीखा, मान लो एक और फंक्शन आ गया वो कैपिटल x, तो हम लिमिट्स ऐसे लिख देंगे a b और फिर फंक्शन में अपर लिमिट डाल देंगे एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ए। दैट्स हाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज कैलकुलेटेड। अभी इसमें ये हो सकता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों में अगर प्लस सी लगा भी लें, जब एफ बी डालेंगे तो प्लस सी यहाँ आएगा और एफ ए में प्लस सी यहाँ आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रितेश कुछ बोला तुमने, समझ में नहीं आया? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है x प्लस 1 को इंटीग्रेट किया था 1 से 3 तक, तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। नॉर्मली हम इंटीग्रेट कर ले तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स और लिमिट लगा दी 1 से लेके 3 तक। इसमें साइन में काफी गलती हो जाती है, तो साइन का बहुत ध्यान रखना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, ये पूरा एक टर्म हुआ, माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। समझ गए, फंक्शन में तो बीच में प्लस है, माइनस तो हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। ये हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2 8/2 4 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे तो बहुत इजी था, बस लिमिट ऑफ सम में लंबा क्वेश्चन हो जाता है। सिंपल है ना? Yes. चलो, तो नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो तुम लोग। चलो ये 4 क्वेश्चन कर लो जल्दी जल्दी। Log 4/3. log 4/3 इंटीग्रेट करोगे log x आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 4 माइनस log 3 दैट वुड बी log 4/3। log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ठीक है, सबका आ रहा है। और सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर Sir, 0. 0। Yes, sir, 0. sin 2x आ जाएगा, वैल्यू पुट करो तो sin 2 पाई भी 0 और माइनस sin 0 भी 0, 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। थर्ड का आंसर Pi/3. pi/3। tan इनवर्स x आया तो tan इनवर्स √3 जो कि pi/3 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 जो कि 0 ही हो जाएगा। फोर्थ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, कर लिया सबने? Yes, sir. एक मिनट मैं नया लिख लेता हूँ, x e to the power x plus sin pi/4x, ये था ना आई गेस? Yes, sir. चलो आया आंसर, तो आ गया होगा यो? सर एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम करते थे, तो ये तो बाई पार्ट्स होगा, तो Yes, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहिए? X. x को, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 और
e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फिर से इंटीग्रेशन होके वो e टू द पावर x ही आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अभी इसमें लिमिट लगानी है और साइन पाई बाई 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x अपॉन 4 और पाई बाई 4 से डिवाइड होगा, Yes, sir. 4 अपॉन पाई बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन आया। अभी इसमें लिमिट पुट करनी है 0 to 1। तो पहले मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करूंगा पूरे में, तो ये हो गया देखो e टू द पावर x 1 इंटू e टू द पावर 1, तो e माइनस e, ये तो 0 हो गया यहीं कहीं, Yes, sir. माइनस, अच्छा यहाँ ये मल्टीप्लाई मत कर देना, ये पूरा एक टर्म है और 4 बाई पाई तो अलग है ना, तो माइनस 4 अपॉन पाई, कॉस में वैल्यू पुट करेंगे 1, तो कॉस पाई बाई 4 जो कि हो जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये माइनस खुद का है इसका, माइनस, समझ गए ना, सिर्फ अपर लिमिट पुट हुई है रेड वाले में। Yes, अब sir. 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, इस टर्म में e टू द पावर 0 माइनस बाहर था, e टू द पावर 0 1 हो गया, माइनस यहाँ पर cos 0 1 हो गया और 4 अपॉन पाई तो था ही। तो फाइनल कैलकुलेशन हमारी क्या बनेगी, ये हो गया माइनस 4 और रूट 2 को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2 रूट 2 अपॉन पाई, 12 में माइनस है, मैं अंदर अंदर ही सॉल्व करता हूँ पहले, तो माइनस और माइनस 4 अपॉन माइनस 1 और माइनस 4 अपॉन पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई प्लस 1 प्लस 4 अपॉन पाई। अब एलसीएम ले सकते हो, यहाँ के बाद तो खुद से कर सकते हो। Yes. ठीक है, आ गया तो यही क्या, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करें, भाई इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो सारे हो नहीं जाएंगे, कभी कभार सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस विद द लिमिट, तो लेट्स सी, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 3 0 to 4। ठीक है, अभी ये इंटीग्रेट कैसे, अभी तो लिमिट भूल जाओ, ये इंटीग्रेट कैसा होता था याद है सबको, Yes, sir. कैसे Sir, x plus 3 को t लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू t, और फिर हो गया dx इज इक्वल टू dt, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये बन जाएगा रूट टी और बाहर है t माइनस 3, तो t माइनस 3 इंटू टी टू पावर 1 बाई 2 Yes. dt, इंटीग्रेट होके आ गया, टी टू पावर 3 बाई 2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी टू पावर 3 बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे, तो टी टू द पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 माइनस 3 तो था ही, टी टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 में 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर, तो मैं फाइनली लिख दिया इंटीग्रेट करके। समझ गया हो ना सब लोग? Yes. अभी बात आ रही है लिमिट का क्या करें, तो दो तरीके हैं, या तो ओरिजिनल वैल्यू फिर से पुट कर दो t की जगह और फिर नॉर्मल लिमिट पुट कर दो, और जब उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कई बार, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी कैन आल्सो चेंज अवर लिमिट्स एज पर द सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका, भाई यहाँ पर लिमिट सिर्फ लगी हुई है, x के लिए लगी हुई है, Yes. तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो हमने चेक कर लिया कि यार जब x 0 था तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. 3 हो जाएगी, तो हमारी t के लिए लिमिट हो गई 3 से लेके, और जब x 4 था तो t क्या हो जाएगा 7. 7, तो यही लिमिट चेंज होके 3 to 7 हो गई। दोनों तरीके ही वैलिड है, तो जिससे भी कंफर्टेबल लगे, या तो लिमिट भी चेंज कर लो या फिर ओरिजिनल में वापस आ जाओ। ठीक है, फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अच्छा, मैंने अभी तक सारे एग्जांपल में सारा पूरा एक साथ पुट किया है, मैं वैसे पर्सनली क्या करता हूँ, मैं टर्म बाय टर्म लिमिट पुट करता हूँ, ये सिर्फ यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, मुझे वो ज्यादा आसान लगता है। अगेन इट्स योर चॉइस, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। जैसे मैं अपनी तरीका बताऊँ तो मैं 2/5 को बाहर रख लिया, सिर्फ t टू पावर 5/2 में लिमिट पुट करी, तो ये हो गया 7 टू द पावर 5/2 माइनस 3 टू द पावर 5/2। ठीक है, इस टर्म का काम खत्म, माइनस तो क्वेश्चन में ही था, तो भी क्वेश्चन में, अब इसमें लिमिट पुट कर दी t टू पावर 3/2 में, तो 7 टू द पावर 3/2 माइनस 3 टू द पावर 3/2। समझ गया? मैं एक साथ करूंगा तो थोड़ा सा मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्या इतने टर्म्स हो जाते हैं एक साथ, फिर कंफ्यूजन हो जाता है प्लस माइनस का, तो तुम टर्म बाई टर्म में लिमिट पुट कर सकते हो, उससे भी सेम बात बन जाएगी। ठीक है, उसमें फायदा ये भी होता है कि हम कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं, अगर कंबाइन करोगे तो फिर कांस्टेंट कॉमन नहीं रह जाते हैं, तो बाहर नहीं हो पाते हैं, तो बहुत कुछ कैरी करना पड़ जाता है।
जैसे मैंने यहाँ पर 2/5 को बाहर रख दिया और दोनों लिमिट पुट कर दिए एक ही टर्म में, तो थोड़ा आसान हो गया। अगर मैं कंबाइन कर रहा होता तो 2/5 कॉमन नहीं होता, क्योंकि एक में 2/5 और एक में 2 है, तो वो हट नहीं पाता। ठीक है, लिख लो और एक दो क्वेश्चन में दे देता हूँ सब्स्टिट्यूशन वाले। ठीक है तो ना चलो ये दोनों क्वेश्चन कर लो जल्दी से। चलो पहला तो आई गेस सब्स्टिट्यूशन समझ ही गए होगे। साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि cos x को सब्स्टिट्यूट कर दें t, cos x is equal to t, that gives us minus sin x dx is equal to dt। तो यहाँ पुट करेंगे नहीं, sin x dx तो हो गया माइनस dt, माइनस लगा हुआ है, और ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? cot इनवर्स। cot इनवर्स, यानी को माइनस भी है ना, तो दैट वुड बी cot इनवर्स t। अभी लिमिट ध्यान रखना कि लिमिट हमें चेंज करनी है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू 0। 0। बस पुट कर दो लिमिट्स। तो cot इनवर्स 0, cot 0 कब होता है? π/2 π/2 पे माइनस cot इनवर्स 1 π/4। π/4 छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यही कर देता हूँ। इसमें सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, क्या करेंगे? यस सर। पूरे अंदर वाले को ही कर दो। x टू द पावर 5 प्लस 1 को ले लेते हैं, t ले हैं, t स्क्वायर में t लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर dx dt हो गया, सीधा सब्स्टिट्यूशन है। 5x स्क्वायर dx को dt लिखा और रूट के अंदर t आ गया, तो बेसिकली रूट t dt है, जो कि इंटीग्रेट होकर हो जाएगा t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट चेंज कर देंगे, तो जब x की वैल्यू है -1 तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0। और जब x की वैल्यू है +1 तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। बस अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर में तो 0 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 तो बाहर था, 2 टू द पावर 3/2, 2 टू द पावर 3/2 और -0, तो 0 को 0 लिखा है, तो हो गया। आ रहा है सबको समझ में? यस सर।
Yes, sir. अभी ये खत्म है ऑलमोस्ट। लास्ट जो चीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, यही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये तो हमने बेसिक सीखा है अभी। tan इनवर्स सही, अगर माइनस नहीं कंसीडर करोगे तो tan इनवर्स सही है, लेकिन फिर उसमें एक प्रॉपर्टी तो जो अभी हमने पढ़ी नहीं, लिमिट चेंज होती है, इसलिए मैंने तुमसे हमेशा बोला था कि माइनस साइन का ध्यान रखना। अगर माइनस नहीं लोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमने सीखी नहीं है, इसलिए फिर मैंने अलग से मेंशन कर दिया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन की तो बात हो रही है ना आर्यन, तुम्हारा माइक का एक पता नहीं कहाँ है। चलो नेक्स्ट थिंग, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो लगेगा ही लगेगा, प्रॉपर्टीज भी लगेंगी, तो उन प्रॉपर्टीज को पढ़ना, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है वैसे तो, बेसिक बेसिक है, एक आध प्रॉपर्टी जिनको हमें अलग से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज, अगर रिकॉर्डिंग, पहली प्रॉपर्टी है तो अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो नाम में क्या रखा है, सुना है डायलॉग ये? तो यही प्रॉपर्टी है कि नाम में क्या रखा है, मतलब अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूंगा तो उससे हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अब चाहो तो देख लो कि भाई टी का इंटीग्रेशन करूं या एक्स का इंटीग्रेशन करूं, फाइनली तो हमें वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर आएगा तो 3 पुट कर दो, टी स्क्वायर आएगा तब भी 3 पुट कर दो, तो फाइनली सेम ही आंसर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी अभी मैं मेंशन कर रहा था आर्यन को, कि अगर हम कभी लिमिट का ऑर्डर चेंज करते हैं, एफ एक्स डी एक्स ए से बी है, अगर हमें जरूरत पड़े कि यार हम बी से ए कर दें तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? अगर मैंने लिमिट को उल्टा लिख दिया है तो कितना क्या फर्क पड़ गया इसमें? साइन। एक माइनस साइन का फर्क आ जाएगा भाई, एफ ए माइनस एफ बी आ जाएगा, जबकि आना एफ बी माइनस एफ ए चाहिए था। अगर हम माइनस साइन लगा दूंगा तो सेम बात हो जाएगी। Yes, sir. अगर लिमिट चेंज कर रहा हो तो एक माइनस साइन लगा दो, बात बराबर है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़े, तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कोई ए से बी ये है, तो बेसिकली ये एरिया ही तो आ रहा होगा, कहीं बीच में अगर पॉइंट सी आ रहा है तो क्या मैं इसको दो बार में इंटीग्रेट कर दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी कि ए से सी में इंटीग्रेट कर दूं और फिर सी से बी में कर दूं, तब भी वही बात है, ए से सी में ये एरिया आ जाएगा और सी से बी में ये एरिया आ जाएगा। तो समटाइम्स इफ वी नीड टू ब्रेक द फंक्शन वी कैन ब्रेक द फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx from a to b is same as integration of fx dx from a to c plus integration of fx dx from c to b। समझ गए? बस हमने इसको दो पार्ट्स में कर दिया और इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होगी, इसका नाम है, बुक में नाम नहीं है, मेरी तरफ से नाम समझो, किंग प्रॉपर्टी। जैसे मैं कहता था कि याद करो डिटरमिनेंट में कि हमेशा हम r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐड करके देख लेंगे कि शायद कुछ बन रही हो बात, और काफी बार बन जाती थी। ऐसे ही डेफिनेट के क्वेश्चन में किंग प्रॉपर्टी लगा के जरूर देख लेना, अगर बाई चांस कुछ मतलब सीधे समझ में आ रहा तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ सोचना पड़ रहा है तो किंग जरूर सोच लेना। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a to b fx dx is same as a to b f of a plus b minus x। x को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स। ये सब प्रॉपर्टी डराइव हो सकती है बेटा, कोई खास उसका यूज नहीं, इसलिए मैं डराइव नहीं कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन वगैरह से मोस्टली हो जाएंगे, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी देख लो, हमें डेरिवेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबने प्रॉपर्टी समझ ली कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन विल बी सेम एज f of a plus b minus x। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमें समझ में नहीं आता ये कब लगाना है। अगर कुछ भी ना आ रहा हो, किंग भी ना लग रही हो और कुछ हो नहीं पा रहा है तो ये सोच लेना कि यार ये दिमाग में आती नहीं है प्रॉपर्टी, तो इस पे भी ध्यान दे लें। 0 to 2a fx dx is same as 0 to a fx dx plus 0 to a
f of 2a minus x dx। थोड़ा याद रखने वाली प्रॉपर्टी है और यूजुअली दिखाई नहीं देगी कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो दिमाग में रखना ये प्रॉपर्टी है जो यूजुअली दिखती नहीं है, बट अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जरूर इसको ट्राई कर लिया जाए। ठीक है, Yes, sir. एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी सिंपल सी हैं। एक प्रॉपर्टी बुक में और मिलेगी, वो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि वो किंग का ही एक स्पेशल केस है। ए की जगह 0 लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया है, तो उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं, वो सेम ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत यूज होती है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इसमें लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। माइनस ए से देख रहे हो कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड, -2 से 2, -5 से 5, ये इंटीग्रेशन कैसे लिखा जा सकता है? तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx if fx is even function। इवन फंक्शन याद है क्या होते हैं सर? जिसमें अगर -x डालेंगे तो भी सेम वैल्यू है। f of -x is equal to fx। अभी मैं रिवाइज करा देता हूँ, लिख लो अभी। एंड दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0 if fx is ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन काफी आता है और कई बार बड़ा इंटीग्रल होता है, हम देखते हैं कि बहुत कुछ उसमें ऑड होता है, तो सारा गायब हो जाता है कि उसका इंटीग्रेशन 0 ही आ जाना है। तो अगर fx ऑड फंक्शन है तो -a से a में उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है ये बस समझ लो, सिंपल है बहुत। पहले तो याद कर लो कि लिख लिया पहले क्या सबने? Yes, sir. यस सर। तो सुनते हो साथ में लिखते रहते हो क्या हमेशा? अभी तो मैंने एंड किया, तुमने कैसे लिख लिया? अभी समझ में नहीं आती आधी चीजें, आराम से समझ लिया करो फिर लिख लिया करो। चलो, इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं when f of -x is equal to fx, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन। अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो क्या मतलब है इसका? मान लो कोई फंक्शन है fx is equal to x स्क्वायर, तो बताओ f of -x क्या हो जाएगा? X square. -x स्क्वायर होगा, वो भी घूम फिर के x स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इस फंक्शन में x की जगह अगर -x डालोगे तो सेम ही बात आएगी। तो दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। fx is equal to cos x कैसा फंक्शन है? इवन। cos of -x तो cos x ही होता है, याद है? Yes, sir. f of -x निकालेंगे तो cos of -x होगा जो कि cos x ही आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जाता है। अब इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझो कि अगर मैं इवन फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ये फंक्शन हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक क्यों होंगे? क्योंकि ये फंक्शन क्या कह रहा है कि f में चाहे तो x डालो या -x डालो, सेम ही आउटपुट आना है। तो सिमेट्रिसिटी नहीं आ जाएगी भाई? 3 पे भी वही है रिजल्ट है, वही -3 पे है। जो चीज 10 पे आ रही है वही -10 पे आ रही है। तो इन फंक्शन का ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। याद करो, y इज इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है। Yes, sir. क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? Yes, sir. ठीक है? अगर मैं cos x की बात करूं तो cos x का ग्राफ याद करो, क्या वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? Yes, sir. ऐसा y के राइट में वैसा ही y के लेफ्ट में। ये तो है cos x, दोनों साइड एकदम सेम चल रहा है y एक्सिस के। अब इसका इंटीग्रेशन में यूज देखो कि कैसे 2 टाइम्स हो रहा है। भाई कह रहा है कि यार -a से इंटीग्रेशन निकालना है, तो -a से मान लो ये है -a और ये, तो दोनों साइड सेम ही तो होगा एरिया, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो यार एक ही साइड निकाल लो, इसीलिए कह देगा 0 से a निकाल लो और उसको डबल कर दो। इसीलिए -a से fx dx क्या हो रहा है? 2 टाइम्स 0 से fx। दोनों तरफ इक्वल एरिया था, इसीलिए एक तरफ का निकाल के डबल कर दिया गया। क्लियर है फंडा? है Yes, sir. सबको समझ आ रहा है ना ग्राफिकली क्या मतलब चल रहा है इसका? यस। सोते हुए गधों, आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir.
और ऐसे ही ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है वो फंक्शन व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अभी कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या मतलब है कि अगर x में माइनस एक्स डालोगे तो ओवरऑल फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मान लो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? क्या ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा? अगर मैं Yes. माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये तो बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो जब मैंने एक्स में माइनस एक्स चला देखो पूरे फंक्शन में माइनस कॉमन आ गया। Yes, sir. समझ गए? Yes. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये ऑड फंक्शन है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एफ ऑफ माइनस एक्स होगा साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो देखो पूरे फंक्शन के बाहर माइनस आ गया। Yes, sir. ऐसे फंक्शंस को बोला गया ऑड फंक्शन। हर फंक्शन इवन या ऑड नहीं होता, ये मत समझना कि हर फंक्शन या तो इवन हो या ऑड होगा, जरूरी नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है तो है, अदरवाइज फिर कुछ नहीं, ना वो इवन है ना वो ऑड है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं यार एक्स क्यूब प्लस 5 तो वो ऑड फंक्शन नहीं है क्योंकि वो पूरे माइनस नहीं आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 बोल दिया मान लो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया? माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। क्या पूरे फंक्शन में नेगेटिव साइन आ गया? Yes, sir. नहीं आया। सो दिस इज नॉट अ ऑड फंक्शन। ठीक है, अब अगर ऑड फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो ऑड फंक्शन के ग्राफ लिख लेना था, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ऑड फंक्शन के ग्राफ आर सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन से एक साइड जैसा होता है वैसा ही ऑरिजिन से दूसरा साइड होता है। ऑरिजिन इसलिए क्योंकि वो पूरे ओवरऑल ऑरिजिन के किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं होती है वो। तो क्यों हो रहा है ऐसा कि भाई जब x में तो माइनस एक्स डालते हो तो पूरे फंक्शन का नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर एफ ऑफ 3 पे 5 है तो एफ ऑफ माइनस 3 पे माइनस 5 होगा। समझ गए बात? Yes, sir. तो उसके ग्राफ कैसे होते हैं देखो। उसके ग्राफ की अगर मैं बात करूं जैसे एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब इज अ ऑड फंक्शन। एक्स क्यूब का ग्राफ याद है सबको? उसको जैसा ग्राफ होता है एक्स क्यूब का। Yes, sir. इज इट सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन? Yes, sir. समझ गए ना भाई? 2 पे वैल्यू है 8, माइनस 2 पे है माइनस 8। ठीक है, साइन एक्स अगर आप देख लो तो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। वो एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है अगर ध्यान से देखोगे साइन एक्स का ग्राफ। Yes, sir. ये है साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। भाई जो पाई बाई 6 पे हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट माइनस 5 बाई 6 पे हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या लगाई गई कि जब माइनस ए से इंटीग्रेशन हो रहा हो, माइनस ए से ए, तो ये 0 होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या होता है इसको पता थोड़ी ना होता है कि एरिया है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है तो वो पॉजिटिव कैलकुलेट करता है और एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव कैलकुलेट करता है। तो अगर कोई कहे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है तो वो 0 आ रही है। एरिया हम 0 नहीं बोलेंगे, एरिया में हम मॉड लेंगे कि यार ये एरिया मान लो 2 है तो नीचे नीचे भी 2 है, 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो जब एरिया चैप्टर करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में वो साइन इंक्लूड करके बात करता है। तो जो ऊपर का एरिया होता है उसको पॉजिटिव काउंट करता है और नीचे के एरिया को नेगेटिव। तो जब ऑड फंक्शन होगा माइनस ए से करोगे जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, इसीलिए उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 आ जाएगा। समझ गया फंडा? Yes, sir. तो कई क्वेश्चन आएंगे जहां पर ऑड फंक्शन होगा, ध्यान रखना, और उसको इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधे प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर 0। ठीक है, so these are all the properties इस पे एक दो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ करके, मैं भी करके दिखा देता हूँ, फिर तुम लोग होमवर्क में कर लेना प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेट x sin x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है और ये कहाँ है, 0 से पाई तक है। कोई सोच सकता है कैसे इंटीग्रेट करें? क्या तुमने ऐसे कोई इंटीग्रेशन पहले किए हैं अगर तुम्हें याद हो, किसी कोई है ऐसे फॉर्म का? याद आ रहा है कभी कोई फॉर्म ऐसा किया हो?
आना तो बोलो भाई, कुछ याद है कि याददाश्त चली गई, कोमा में हो क्या? है कोई क्लास में? श्रेया, यस सर। क्या हुआ भाई? क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या कुछ याद है? ऐसा कुछ हमने किया है क्या पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन? किया तो है। यस सर। आई डोंट थिंक कि ऐसा हमने कोई क्वेश्चन किया है। कब कर लिया तुम लोगों ने? सर नहीं किए हैं। नहीं किया है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास। अगर हम सारे फॉर्म क्विकली सोच लो तो सारे फॉर्म यूजुअली वैसे वाले होते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, या सिर्फ एक्स साइन एक्स भी किया हुआ है हमने, बट ऐसा नहीं किया इस तरह का कॉम्बिनेशन हो कि यार या तो एक्स नहीं होता तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, या फिर नीचे वाला नहीं होता तो हम बाई पार्ट्स लगा देते हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है। अब कोई तोड़ नहीं तो क्या करना चाहिए? सर पता नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ। अरे अभी तो बताया है ग्रामर। सर किंग प्रॉपर्टी। किंग King वाला प्रॉपर्टी property। समझ में आया तो किंग प्रॉपर्टी लगाओ। और प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 to पाई, एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा एज पर किंग प्रॉपर्टी? 5 plus x। पाई माइनस एक्स, ए प्लस बी हाँ माइनस सॉरी। है, तो क्या मैं एक्स से पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ हर जगह? यस यस सर। पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस cos x। डबल Cos कर x। दिया, एक तो रेशियो भी चेंज कर रहे हो और माइनस भी नहीं लगा sin रहे हो। x। सर साइन एक्स। एक अरे हाँ सर, नहीं होगा। रेशियो भी चेंज होता है, सेकंड टाइम। यस सर। और cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? सर cos x माइनस माइनस cos x। माइनस cos x होता है, लेकिन स्क्वायर है तो वो प्लस ही हो जाएगा। ये बन गया। यस सर। अभी देखो फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि ये तो दो टर्म होगा ना, एक पाई के साथ और एक माइनस एक्स के साथ, तो एक इस वाले इंटीग्रेशन में प्लस है एक्स साइन एक्स, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। तो हो गया 0 to पाई, पाई इंटू साइन एक्स, टर्म बाई टर्म में लिख दे रहा हूँ, पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा वैसे हमसे? यस सर। कैसे? सर वो cos x को y ले लेंगे जो भी। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी क्या फायदा हो गया? फायदा ये हो गया कि देखो ये था प्लस में, ये माइनस में, क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ? हमें निकालनी तो आई की वैल्यू है ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आई प्लस आई 2i हो गया। यस सर। इक्वेशन ही बन गई ना, ये पहली इक्वेशन हो गई, वो दूसरी हो गई। आई प्लस आई 2i हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ये दोनों कैंसिल हो गए। यस सर। ठीक है, बस इतना इंटीग्रेट करना है, 0 to पाई, पाई बाहर ले लिया। अभी तो क्या था, आई थिंक यही वाला, यही तो था सब्स्टिट्यूशन जो हमने अभी किया था, उसमें Yes, कॉट sir. आया था। आई थिंक उसका आंसर आया था पाई बाई 4 आया था ना उसका आंसर। यस सर। सर तो हो गया पाई स्क्वायर बाई 4, तो आई की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाई 8। आया मजा? आया? नो सर। यस सर। ठीक है, चलो टेंशन है। सर हाँ सर ये जो कैंसिल हो गया, लेकिन वहाँ इक्वेशन नंबर 1 में तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x था और यहाँ पे 1 प्लस cos x है, अरे नहीं, स्क्वायर तो आपने कैंसिल। ओके सर। ठीक है, चलो कोई वाला आज तुम लोग छोटे वाले क्वेश्चन कर लेना, बड़े वाले क्वेश्चन हम क्लास टाइप में कर लेंगे। कहाँ तक हमारा हो गया एक्सरसाइज? 7.8 तक पूरी हो गई क्या? सर 7.7। अच्छा 7.8 तो सिलेबस में नहीं है, वो तो किसी को एक आध क्वेश्चन ट्राई करने हो कर लेना। सर हाँ सर एक्सरसाइजेस सिर्फ 7.9 तक ही है ना? 11 तक है। मेरे बुक में नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है सर। ठीक है, तो आज ऐसा करना तुम लोग 7.9 में क्वेश्चन तो ज्यादा है, 20 क्वेश्चन है और 10 में भी 8 क्वेश्चन है,
तो 7.9 में क्वेश्चन नंबर शुरू तो इजी है वैसे, ऐसा कर सकते हो कि 11 से आगे 1 to 10 छोड़ के बाकी सारे कर लेना। ओके सर। 11 से आगे सारे, और 7.10 में 7.10 भी कर लेना यार, 7-8 क्वेश्चन ही है, कर लोगे? कर पाओ तो बताओ, नहीं कोई बात नहीं। सर अगली क्लास में चलते हैं। ठीक है, 7.9 में 11 से लेके सारे आ गए थे, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि हमारा सिलेबस मतलब सर हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया है, मतलब वैसे वाइज कॉन्सेप्ट वाइज। प्रैक्टिस के लिए अभी हम कई क्लासें लेंगे ताकि हम मिक्स क्वेश्चन कर सकें। मैंने कराने को कहा था बट ठीक है, फ्लो में हमने कहा पहले चैप्टर ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। थ्योरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट और कोई नया नहीं है, ठीक है। बहुत लंबा तो नहीं लगा होगा, क्या पूछना है तो स्टिल? ठीक ही था। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चंस करोगे इंडिविजुअल तब मालूम चलेगा। अभी तो एक्सरसाइज वाइज मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करना इज क्वाइट इजी। एनीवे, एक बड़ा मील का पत्थर है हमारे लिए चैप्टर खत्म करना। इसके बाद काफी लोड कम हो जाएगा, तो इस चैप्टर को हम मे बी 1 वीक और देके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.